ओके जी। कल वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पहले बताइए कि दिक्कत हुई, समझ आया या दोबारा बताऊं मैं कल वाला? ऑनेस्टली बताना, कल जो मैंने करवाया था। पीछे से किया होगा तो समझ आएगा, अदरवाइज वो समझ नहीं आ सकता अगर आपने पीछे से उसको नहीं लिखा अपने हाथ से पेपर पे। कितने लोग हैं जिन्होंने लिखा, मैसेज करो। क्योंकि वो कल वाला टॉपिक ऐसा नहीं था कि क्लास में सुनोगे और आ जाएगा, नहीं, जब तक अपने पेन से नहीं चलाओगे वो नहीं याद हो सकता आपको चीज का। थोड़ा सा लिखा, कोई नहीं। तो आप दोबारा से उसको करना, मैं हल्का हल्का सा, मैं पहले ऋतुचर्या कराता हूँ, नहीं तो हमारा टॉपिक छूट जाएगा। और अंत में समय रहा तो फिर मैं उसको भी कवर करा दूंगा दोबारा से। दिनचर्या मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, इसको कराने की नीड नहीं है, वैसे भी बहुत सरल है दिनचर्या ये। हम ऋतुचर्या पे लास्ट टाइम आए हुए थे, उससे पहले जो हमने क्लास किया था। देखिए, स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत आता है ये। और आयुर्वेद के प्रमुख दो उद्देश्य हैं। कोई बताएगा आयुर्वेद के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं, माइक खोल के? स्वस्थ अपने रक्षा स्वास्थ्य की और रक्षा करना। हम्म। और दूसरा? अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना और योग स्वस्थ रहना, रोग अपने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो स्वास्थ्य। बीमार हो गए उनके स्वास्थ्य को पुनः बनाने के लिए। बहुत बड़े। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण में च आतुरस्य विकार पर समान च, मतलब कि जो हेल्दी व्यक्ति है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, और जो आतुर यानी कि जो बीमार से ग्रस्त है उनकी बीमारी को दूर करना। अब मैं हेल्दी हूँ, मैं क्यों करूं? तो आयुर्वेद बोलता नहीं, आप अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करो। क्या करो? दिनचर्या का पालन करो, संध्याचर्या का पालन करो, ऋतुचर्या का पालन करो। दिनचर्या क्या है? दिन प्लस चर्या, दिन में जो आचरण किया जाता है, कब उठना, कब खाना, कब सोना, कब पीना, नियमित समय, अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार का चयन करना। संध्याचर्या, संध्या काल में क्या करना। रात्रिचर्या, रात्रि काल में क्या करना। आज हम पढ़ेंगे ऋतुचर्या। ऋतु प्लस चर्या, ऋतु यानी कि सीजन, और चर्या मतलब कि आचरण करना, कि अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग सीजन में किस तरीके का आचरण किया जाता है, क्या क्या आहार विहार बदला जाता है, क्या क्या रहन सहन, कपड़े भी बदले जाते हैं, उसी को ही ऋतुचर्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी में आपने देखा होगा जब हमारी कक्षाएं शुरू हुई थी तो मैं कंबल लेके बैठता था, आप लोग भी बैठते होंगे, कई लोग शिकायत करते थे रात हो गई सर्दी लगती है। तो ऋतु है। और लेकिन अब गर्मी का सीजन है, अब आप लोग पंखा चला के बैठे हुए हो। तो हमारा टाइम वही है, टाइम हमारा नहीं बदला है, लेकिन उसके अनुसार हमारा रूटीन बदल गया ना। कमरे का हमने टी शर्ट पहना शुरू कर दिया, पहले जैकेट हम पहन रहे थे। और तो और खाने में भी बदलाव आ गया। सर्दी में हम क्या खाते हैं? तिल के लड्डू खाते हैं, गोंद खाते हैं, बड़ी भारी भारी चीजें खाते हैं। क्या अब हम वो चीज खाते हैं? नहीं, अब नहीं खाते। अब हम मीडियम डाइट लेते हैं। और इस गर्मी में और हल्का हो जाएगा, ठंडी चीजें खाने लगेंगे, लस्सी पीने लगेंगे, दही ज्यादा खाने लगेंगे। बारिश के मौसम में पकोड़े खाएंगे, ब्रेड पकोड़ा, गुलगुला है, पूड़ा, अच्छी अच्छी चीजें बारिश में खाई जाती हैं। उन सब चीजों का साइंटिफिक महत्व है, वो चीजें क्यों उसी सीजन में खानी चाहिए। एक सीजनल फ्रूट होते हैं। सीजनल फ्रूट तो वही है भैया जो मार्केट में जो सामान्य रूप से अवेलेबल होंगे, उन्हीं को ही सीजनल फ्रूट हमें खाने चाहिए। लेकिन आजकल तो हम बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली की मैं बात करता हूँ, वहां पे तो सीजनल फ्रूट का पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा ही माल स्टोर में है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा सीजन का कौन सा नहीं है। हाँ, हमें नॉलेज है तो बात अलग है, अदरवाइज मार्केट वाले नहीं बताते जल्दी से कि इसका आम का सीजन है, नहीं, सेब का सीजन है, हर हर तरीके की हमें फैसिलिटी मिलती है। लेकिन सामान्य रूप से हम गाँव की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, मार्केट में वही चीज आएंगी जो सीजन की होती है।
और सीजन की चीजें सस्ती भी होती हैं और ज्यादा हेल्दी भी होती हैं, और जो बिना सीजन की चीजें होती है महंगी भी होती हैं और हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ये सबसे ड्रॉबैक है। जैसे कि अभी सीजन चल रहा है, अभी मार्केट में तरबूज आ गया है, कुछ कुछ आम आने लग गया है, धीरे थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, ज्यादा नहीं है, अभी इसका पूरा सीजन नहीं आया है। अंगूर चले गए हैं, अभी अंगूर का सीजन चला गया। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से नेचुरली जो है ये आहार विहार फल सब्जियां बदलती रहती हैं, और हमें निर्धारित करना है, ऋतुचर्या के अंतर्गत यही आएगा कि किस ऋतु में कौन सा फल खाना चाहिए, किस ऋतु में किस रस प्रधान आहार हमें लेना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, इस तरीके से यही सारा प्रोसीजर ऋतुचर्या का है। और हम हमारा जो आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं तो हम बीमारी के हिसाब से करेंगे, और बीमारी जैसे कि जो वात पित्त कफ है उसके अनुसार पहले मैं आपको वात पित्त कफ समझाऊंगा कि अलग अलग सीजन में कौन कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं लोगों को, और उसके हिसाब से फिर हम उसमें उन लोगों को कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको आपकी प्रकृति का पहले ही पता है तो वो सीजन आते ही आप एक्टिव हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को कमर में दर्द होता है, बैक में ज्यादा पेन होता है, अर्थराइटिस की शिकायत होती है, वो बारिश का मौसम में बड़ा संभल के रहते हैं। उनको पता होता है कि बारिश में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ उनको बुखार चढ़ जाएगा, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सर्दी में बड़ा बच के रहते हैं जिनको वात प्रधान शरीर होता है। जिनको कफ प्रधान शरीर होता है वो ये वाला जो सीजन चल रहा है वसंत का, वो इसमें बच के रहते हैं क्योंकि इसमें कफ की शिकायत सबसे ज्यादा होती है। पित्त की शिकायत, जिनको पित्त की समस्या रहती है वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में बच के रहते हैं, क्योंकि अगर उस समय उन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गड़बड़ हुआ डाइट से तो उनके चेहरे पे फोड़े फुंसी आने लगेंगे हैं, पित्त की शिकायत ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो आप लोग भी समझ पाओगे कि कौन सी सीजन में कौन सी समस्याएं ज्यादा होती हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो उससे पहले सीजन कितने होते हैं, कितनी ऋतु होती हैं, और उन वो ऋतुएं जो हैं भारतीय मास के अनुसार कौन से महीने हैं और अंग्रेजी के अनुसार कितने हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। ये जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था ये चार्ट थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए मैंने इसको काट दिया है, और आप लोगों के लिए मैंने दूसरा चार्ट बनाया है, मैं उसको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, वो तो मैंने कल दिखाया था, रुको मैं आपको शो कर रहा हूँ उस चार्ट को। तो एक ही चार्ट में ज्यादातर चीजें मैंने कवर कर दिया जिससे आपको समझ आ जाएंगी। तब तक मुझे कोई माइक खोल के बताइए कितनी ऋतु होती है और नाम बताइए ऋतुओं की। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतु थी, ठीक है। अब इन 6 ऋतुओं में आप, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था सीजन का, हमारे एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि इन 6 सीजन को सीक्वेंस में लगाओ, ऐसे था क्वेश्चन। तो और एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि नव वर्ष के हिसाब से, देखिए कैसे ट्रिकी घुमाया क्वेश्चन पेपर वालों ने, यानी कि जनवरी में फिर सीरीज में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। यानी कि जनवरी में कौन सा है हमारा, ये रहा, शिशिर ऋतु चल रही है। अब शिशिर के बाद में सारा सीक्वेंस लगा दो, समझ रहे हो। शिशिर के बाद वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा के बाद शरद के बाद हेमंत। एक बार इसका सीक्वेंस पूछा गया पेपर में। भारतीय मास जो है ये माघ फागुन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष। और क्वेश्चन कैसे आया था पेपर में, ये आया था कि ऐसे मान ले चैत्र दे दिया, ज्येष्ठ दे दिया, भाद्रपद दे दिया, कार्तिक दे दिया, और एक और बीच में कुछ घुसा दिया, और बोला कि बताओ इनमें से कौन सा सीक्वेंस गड़बड़ कर रहा है, मतलब कि सीरीज में नहीं होना चाहिए। जैसे कि चैत्र के बाद बैसाख होना चाहिए और बैसाख के बाद में ज्येष्ठ होना चाहिए, आषाढ़
चैत्र ज्येष्ठ के बीच में नहीं आएगा, आषाढ़ बाद में आएगा। इस टाइप की सीरीज आती है हमारे पेपर में। अगर हमने बोल दिया कि वसंत, वर्षा, शरद, और फिर चौथे नंबर पे दे दिया ग्रीष्म, और पूछा कि बताओ कौन सा इसकी सीक्वेंस गलत कर रहा है, किस ग्रीष्म पहले आना चाहिए, वसंत के बाद ग्रीष्म आना चाहिए ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए आपको सारे सीक्वेंस याद होने चाहिए। और एक दो मैं आपको तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा याद करने का। जैसे कि सबसे जो अच्छा है ना, फागुन का महीना, फागुन में वो आती है, होली आती है ना। तो फागुन आप यहाँ से याद कर लीजिए, फागुन में होली आती है। और बैसाखी आती है वसंत ऋतु में। और ज्येष्ठ का महीना तो सबसे ज्यादा फेमस है गर्मी के लिए, कि ज्येष्ठ जो है ग्रीष्म में आता है। और ये वाला गाना तो सुना ही होगा, जल्दी से कोई सुना दीजिए, सावन के नाम से एक गाना भी बना हुआ है, किसी को याद है? सावन भादो। हम्म, सावन सावन का का महीना महीना, पवन करे शोर। पवन करे जो, जिया रे से झूमे, जैसे मनवा नाचे मोर। कि उसमें क्या होता है कि बाहर बारिश आ रही होती है, और सावन का महीना है, पवन करे जोर, मतलब कि बाहर बादल गड़गड़ा रहे हैं और बारिश हो रही है। ये बहुत फेमस गाना है। तो सावन का महीना ध्यान रखिए, बारिश में आता है ये, है ना। अश्विन और कार्तिक आप याद कर लीजिए, शिव जी के दो बेटे थे, गणेश जी थे और कार्तिक जी थे। और वो कैलाश पर्वत पे चक्कर लगाते, एक बार उनकी कहानी भी है। तो आप याद कर लीजिए, सर्दी यानी कि सर्दी जब शुरू होती है तब कार्तिक आता है। इस तरीके से आप लगा लीजिए इसको। कि देखिए यहाँ पे 14 नवंबर तक गया हुआ है ना महीना ये, मतलब कि अक्टूबर नवंबर, यानी कि उसमें सर्दी का मौसम होता है। तो सर्दी के मौसम में ये कार्तिक है, और वो वैसे भी शिव जी कैलाश पे रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। बाकी औरों की मैंने ज्यादा ट्रिक बनाई नहीं है, दो तीन बीच बीच में से याद कर लोगे ना, बाकी सीरीज में ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएंगी चीजें। और अब आप दूसरा ये अंग्रेजी महीने कैसे याद करोगे? एक को याद कर लो, कोई भी एक, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने शिशिर को याद कर लिया। शिशिर का जो है 15 जनवरी से लेके 14 मार्च तक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है एक दो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से मैंने आपको 15 तारीख लिख दिया यहाँ पे, 15 और 14, समझने की दृष्टि से, ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। अब हर बार जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये तीन, 2 महीनों का एक बना दिया ना इसने। अब आगे सब में दो दो जोड़ते जाओ। 14 मार्च के बाद में 15 मार्च आ गया। अब मार्च, अप्रैल, मई, अब 14 मई हो गया, यहाँ पे 15 मई, 2 महीने जोड़ दो, अप्रैल मई है, जून, जुलाई, सब में इसी प्रकार दो दो महीने ऐड कर देना। इसलिए एक को याद कर लो, बाकी ऑटोमेटिक सारे आपको याद हो जाएंगे। कोई भी एक डेट याद कर लो। तो ये डेट याद करने का तरीका हो गया। हाँ, अब है कि सामान्य रूप से कि एक ऐसा सीजन होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। कोई मुझे बताएगा कि 6 के 6 सीजन में से आप लोग योगा प्रैक्टिस करते हो, एडवांस प्रैक्टिस, कौन से सीजन में सबसे ज्यादा बेहतर एक्सरसाइज होती है? बताओ, आप अपने अनुभव से बताओ। संत। वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। वसंत वसंत ऋतु एडवांस और बोला मैंने, ये भी ध्यान, एक तो होता है कि मुझे अच्छा लगता है, एक होता है कि एडवांस एक्सरसाइज ज्यादा हेमंत होती और है, शिशिर। सर ठंड में होती है। ठंड में होती है। हेमंत और शिशिर। हाँ, हेमंत और शिशिर में ध्यान रखो। मुझे आज भी याद है जब मैं प्रैक्टिस करता था, वो जून अपना नवंबर दिसंबर का महीना होता था, हम सिर्फ टाइटी में प्रैक्टिस करते थे छत पे, और इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज होती थी। मजाल की हमें सर्दी लग जाए, कि सर्दी में इतनी जबरदस्त एडवांस एक्सरसाइज होती है, और जबकि गर्मी, बसंत, वर्षा में तो कभी नहीं हो सकती। अब उसी मेथड को यहाँ पे भी लिया गया है कि प्राणियों का बल, देखिए ऊपर कॉलम में लिखा हुआ है कि प्राणियों का मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली एक एनर्जी होती है, जिसको यहाँ पे बल कहा है।
कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग एनर्जी होती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है देखिए शिशिर और हेमंत में। देखो लिखा हुआ यहाँ पे श्रेष्ठ है, यहाँ पे श्रेष्ठ इन दो में है। अब इसका महीना कौन सा है, देखिए अब 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर से लेकर के 14 मार्च तक, यानी कि देखो सारी सर्दी चली गई। पूरी सर्दियों में हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और आपने देखा भी है ना, सबसे ज्यादा भारी भारी चीजें भी हम सर्दी में ही खाते हैं, तिल के लड्डू, गोंद, और भी गाजर का हलवा, है ना। इतनी भारी भारी चीजें गर्मी में क्यों नहीं खाते भैया? गर्मी में खा भी लिया तो डाइजेस्ट नहीं होएगी हमें, लेकिन सर्दी में हमें डाइजेस्ट हो जाएगी। सर्दी में पराठे वगैरह भी खूब खाए जाते हैं दबा के। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, हम उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए खाई जाती है। गर्मी में खा के दिखाओ, मानेंगे तुम्हें? गर्मी में नहीं, लूज मोशन हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन हो जाएगी समस्या। तो गर्मी में हल्का हल्का खाना खाते हैं। तो तो श्रेष्ठ जो है सबसे ज्यादा शिशिर में और हेमंत में नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बल होता है। और उसके बाद में मध्यम होता है बसंत में और शरद ऋतु में। और सबसे कम बल गर्मी में। आप गर्मी में चाह कर भी ज्यादा चीज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर वो एनर्जी होती ही नहीं है, कमजोरी कमजोरी से आती है। बस मन करता है कि पानी पियो, पीते रहो, लिक्विड खाते रहो, इस तरीके से मन करता है। ठीक है, ये समझ आया। अब हम बढ़ाते हैं दोष। उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। देखिए संचय, प्रकोप और समन, तीन चीजें हैं, तीनों याद मत करो। मैं तो कहता हूं खाली प्रकोप याद करो, संचय और समन अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? कब सबसे ज्यादा प्रकोपित होता है? वसंत ऋतु में। दिख रहा है ये रहा, खाली इसको याद कर लो कि ये जो सीजन चल रहा है वसंत का, इसमें जो कफ है सबसे ज्यादा कफ वालों को, जैसे अभी मुझे भी दिक्कतें हो रही हैं, खांसी हो रही है, और भी जो कफ वाले प्रकृति के जो ज्यादा प्रधान वाले जो लोग होंगे, उनको सबसे ज्यादा जो समस्या है वसंत ऋतु में होती है। क्योंकि सर्दी में तो संचय होता है, देखो ऊपर लिख रहा है ना संचय, कफ, यानी कि शिशिर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में तो कफ इकट्ठा होना शुरू हुआ। और बसंत ऋतु में जब बाहर से सूर्य निकला तो प्रकोपित हो गया, बाहर आना शुरू कर दिया। और तभी महर्षि घेरण जी कहते हैं बसंत ऋतु में षटकर्म करो। क्यों करो भैया षटकर्म? क्योंकि सब षटकर्म करेंगे और षटकर्म करने से कफ दोष दूर हो जाएगा हमारा। तो इसी सीजन में कफ बनेगा और इसी सीजन में हम षटकर्म करेंगे। षटकर्म करेंगे तो कफ की शिकायत दूर हो जाएगी हमारी। ठीक है। और इससे अगले महीने में, अगली ऋतु में समन होगा। तो इसलिए प्रकोप याद करो और सीधा सा मेथड लगा, प्रकोप से पहले वाले में संचय होगा और अगले वाले में समन होगा। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो वर्षा से पहले ऋतु है ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में वात संचय होगी, और वर्षा से अगली है शरद, शरद में समन होगा। समन यानी कि इसकी कमी। और पित्त है, शरद ऋतु में सबसे ज्यादा पित्त हावी होता है, क्योंकि बारिश के बाद में जब सन निकलता है एकदम से गर्मी बढ़ती है और फिर एकदम से पित्त हावी होता है। और सर्द, सर्द यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में आप देखते हो ना हमारे जो चेहरे पे ज्यादा फोड़े फुंसियां निकलती हैं, वो पित्त की वजह से होता है। तो सितंबर अक्टूबर में फोड़े फुंसी ज्यादा होते हैं चेहरे पे, लड़कियों को भी बहुत होते हैं, लड़कों दोनों को ही होते हैं, लड़के लड़कियों को। जिन्होंने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे उनके चेहरे खराब हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में। वो पित्त की वजह से होता है, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है उस समय। और इससे पहले महीने में संचय होगा, अगली वाले ऋतु में समन होगा। तो ये आप इस तरीके से याद कीजिए कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप है। अब इसी के हिसाब से
हम आगे का पूरा जो आज की स्टोरी है इस पे डिपेंड करेगी। इतना सभी को समझ आया होगा। अब यहीं से मैं आपको तरीका बताता हूँ आगे का याद करने का। तो आप मुझे जल्दी से कोई माइक खोल के मुझे बताएंगे, एक पर्सन मुझे बताएगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे लक्ष्मी मैडम बताएंगे। चलो लक्ष्मी मैम, आप मुझे बताएंगे कि कफ प्रकृति का कोई व्यक्ति है, उसको कौन सा आहार का खाना, कौन सा रस प्रधान उसको खाना चाहिए। यहीं से हमारा आगे का पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, वो नहीं बता पा रही हैं, तो कोई भी बताइए मुझे। हाँ, कटु तिक्त कसाय। कटु तिक्त कषाय खाना चाहिए। तो आप यहीं से आप यहाँ पे अंदाजा लगा लेंगे, माइगन कीजिए अपना, कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा रस हम लेंगे, कटु तिक्त कषाय वाला खाना हम लेंगे, लेना चाहिए। अब बारिश में वात पर कुपित होता है। अब जल्दी मुझे बताइए, तो बारिश में कौन सा रस प्रधान लेना चाहिए। मधुर, अम्ल और लवण। मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है। और देखते हो ना, बारिश में हम सबसे ज्यादा, बारिश हुई और मम्मी को बोलते हैं पकोड़े बना दो, हैं, बेसन के पकोड़े, गुलगुले बनाओ, पूड़े बनाओ, बनते हैं ना बारिश में। उसका रीजन यही है। और खाने भी चाहिए, नहीं खाएंगे तो हमें जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये भी अपना महत्व है इन चीजों का, कि बारिश के मौसम में ये चीजें क्यों खाई जाती है। और बिना बारिश के खा के दिखाओ, नहीं आपकी हालत खराब हो जाए तो। अब शरद ऋतु में पित्त प्रधान होता है ना। तो इसमें जो पित्त की चीजें हैं, पित्त का कौन सा है रस, जल्दी से माइक खोल के बताएं, पित्त प्रधान रस। अम्ल, लवण और कटु। अम्ल, लवण, कटु। क्या ये वाले रस हम लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे सर। नहीं लेने। ये नहीं लेंगे, इससे दूसरे वाले लेंगे, कि मधुर, तिक्त और कषाय वाला लेंगे। तो ये तरीका मैंने बताया, आप देखना मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा अपनी पूरी क्लास में। हम इसको बढ़ते हैं आगे। अब माइक बंद कर लीजिए अपना। ऋतु, चलिए ठीक है जी, ऋतु याद होगी आपको। हाँ, अब हम आते हैं दो आयन के ऊपर। ये 6 ऋतु हैं, किसकी, इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसको अयन कहते हैं। अयन अर्थात सूर्य की गति के हिसाब से ये चीजें डिसाइड की जाती है। आप लोगों ने हमें तो पढ़ाया गया था स्कूल टाइम में, कि जैसे कि ये सूर्य है और इसके चारों तरफ ना एक अर्थ का एक चक्कर लगाती है। एक्चुअल में चक्कर तो अर्थ लगा रही है, हमें लगता है सूर्य घूम रहा है ना। तो ये मैं एक छोटा सा मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। तो ये इलेप्टिकल शेप में, हमारी पूरी राउंडिकल शेप में नहीं लगाते सर्कल, ध्यान होगा आप लोगों को। ये तो हमारा सन है, सन, ठीक है, सन। अब ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ यहाँ पे, ये है अर्थ, अर्थ ये है हमारी, अर्थ यहाँ पे घूम गई, यानी कि अर्थ इस तरीके से मूव करती है सन के चारों तरफ। यानी कि देखो, एक बार यहाँ का डिस्टेंस तो कम हो गया अर्थ का और सन का। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी ऋतु आनी चाहिए? गर्मी। गर्मी। यहाँ पे गर्मी, क्योंकि देखो सन की डिस्टेंस और अर्थ की डिस्टेंस बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, गर्मी का महीना होता है ये। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा दूर हो गया ये रहा, यहाँ पे फिर क्या होगा, धुंध आने लगेगी, इन्वायरमेंट में सर्दी लगने लगेगी, है ना। तो इस तरीके से सर्दी गर्मी का मौसम बनता है। और हमारा भारत ही सबसे अच्छी ऐसी जगह है कि जहाँ पे 6 के 6 सीजन पाए जाते हैं। जबकि बाहर के और साउथ के जो और कंट्रीज है, नॉर्थ की कंट्रीज हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे 2 सीजन पाए जाते हैं, कहीं कहीं 3 सीजन पाए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में 6 के 6 सीजन पाए जाते हैं। इसलिए हम बहुत लकी है कि हम जिस जगह पे हम पल रहे हैं, कि यहाँ पे हम सर्दी भी देखते हैं, हम बारिश भी देखते हैं, हम गर्मी भी देखते हैं, हर सीजन का हम एंजॉय करते हैं। जबकि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो सिर्फ सर्दी में रहते हैं, वो गर्मी लेने के लिए गोवा आते हैं,
है, हिमालय आते हैं, वहां पे पड़े रहते हैं बिना कपड़ों के, क्योंकि सूर्य आता ही नहीं, निकलता ही नहीं, इसीलिए वो गर्मी लेने के लिए भारत आते हैं या और देशों में जाते हैं। लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सभी सीजन को लेते हैं। तो अयन इस प्रकार दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। एक को उत्तरायण बोलते हैं और दूसरी को दक्षिणायन बोलते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे कि उत्तरायण में जब हम देखते हैं, कि मैं देखता हूँ कि मेरे घर के सामने से सन निकल रहा है, लेकिन सर्दियों में वो हल्का सा कुछ एंगल दूसरी साइड से निकलता है। आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि गर्मियों में जो सूर्य उगता है वो सामने आपके घर से निकल रहा है, सर्दियों में थोड़ा साइड से निकलेगा। वो यही है उत्तरायण और दक्षिणायन, कि सूर्य जो होता है उसकी गति पहले उत्तर की साइड होती है, नॉर्थ की साइड वो हमें लगता है कि नॉर्थ की साइड से निकल रहा है, और सर्दियों में हमें लगता है कि वो दक्षिण की तरफ से निकल रहा है। यानी कि होता तो पूर्व की तरफ ही है, लेकिन दूसरी दिशा की तरफ खिसका हुआ होता है, वो पूरा पूर्व दिशा नहीं होती। तो इसीलिए इसको उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं, कि आदान काल और विसर्ग काल। तो ये दो आयन में डिवाइड होता है इसका। अब उत्तरायण क्या होता है कि सूर्य की उत्तर की ओर गति, कि जो सन है हमें लगता है कि नॉर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है, लेकिन सन तो अपनी जगह पे फिक्स है, अर्थ मूव करती है। तो इसकी जो ऋतु होती है शिशिर से लेके ग्रीष्म, यानी कि शिशिर जो हमने अभी पढ़ा था, शिशिर 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। आपने देखा है ना, 15 जनवरी के आसपास एक बहुत बड़ा पंजाब में फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? जल्दी से माइक खोल के बताओ। लोहड़ी। लोहड़ी। याद आया सभी को? लोहड़ी मकर संक्रांति का त्योहार, वो उत्तरायण की वजह से मनाया जाता है। तो जो है, और भी अलग अलग स्टेट की बात करें हम, गुजरात की, सब जगह पे, हमारे इंडिया में बहुत सारे उत्तरायण दक्षिणायन में थोड़ा मतभेद है, क्योंकि दूसरी स्टेट में जाएंगे वहां पे अलग सन का इफेक्ट पड़ता है। तो हम ओवरऑल देखेंगे जो ज्यादा जगह पे पाया जाता है, तो शिशिर से ग्रीष्म ये मेन है। इसी को उत्तरायण यहाँ पे बोलते हैं, कि उत्तरायण लग गया, और उसी की खुशी में किसान लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय भी करते हैं फिर। और इसे आदान काल भी कहा जाता है। और आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना, क्योंकि इससे पहले का जो सीजन था सर्दी थी बहुत ज्यादा, और अब हमें सूर्य की आवश्यकता पड़ गई है, तो हमें फिर सूर्य की हम जो है सन को हम ग्रहण करते हैं, सनलाइट को हम लेते हैं, और भी अन्य चीजें खाने में भी ली जाती है। तो इस आधार पे आदान काल इसको बोला जाता है। और इसमें क्या खासियत होती है कि इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर अर्थात तेज हो जाती हैं, हवाएं भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है, क्योंकि जनवरी से पहले का महीना बड़ा ही सर्दी वाला था, धुंध पड़ने वाली थी। और उसके बाद में धीरे धीरे 26 जनवरी पे और कम हो जाती है सर्दी, फरवरी में और कम हो जाती है, मार्च में तो बिल्कुल ही चली जाती है सर्दी। तो यानी कि सूर्य का किरणें, यानी कि सूर्य का प्रभाव बढ़ गया ना, इसलिए तो गर्मी कम हो रही है। और फिर जब सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में जो है पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी बाहर चला जाएगा, है, तो हमें पानी की ज्यादा नीड पड़ती है। जनवरी में थोड़ा कम पड़ती है, मार्च में थोड़ा और ज्यादा पड़ती है। गर्मी आ जाएगी तो बोलेंगे भैया नहीं नहीं 5-6 लीटर नहीं, 10-15 लीटर पानी पियो। अलग अलग सीजन के हिसाब से पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। सर्दी में तो आधा लीटर में भी काम चल जाता है, लेकिन गर्मी में 10 लीटर में भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, कि हम एक लाइन में ये नहीं कह सकते कि भैया आदमी को 5 लीटर पानी पीना चाहिए, नहीं, सीजन के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा पानी पीना चाहिए, कम गर्मी है तो कम पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी जो स्किन से हम बोलते हैं, हम व्यवहार करते हैं, हम काम करते हैं, हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है। इसीलिए गर्मियों में ज्यादा हमें प्यास लगती है, ज्यादा पानी हमें पीना चाहिए। सर्दियों में प्यास नहीं लगती, 1-2 गिलास में भी काम चल जाता है, पूरे दिन चला जाता है। तो उसका ये फॉर्मूला है, सूरज की वजह से ऐसा होता है।
और हमने पढ़ाया था ना कि अभी शारीरिक शक्ति, जल्दी से माइक खोल के बताएंगे कौन कौन सी ऋतु में प्राणियों का जो शरीर का बल सबसे कम होता है। वर्षा ऋतु में ना। ग्रीष्म और दो वर्षा। ऋतु बताई थी, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु। वेरी गुड। और ग्रीष्म। सबसे ज्यादा बल कौन कौन सी ऋतु में रहता है? हेमंत शिशिर। हेमंत वेरी में। गुड। इन चीजों का आप ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बॉडी में सबसे ज्यादा वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, और नेचुरली बॉडी वेट भी सबसे ज्यादा कम होता है। आप लोग योगा टीचर हो तो किसी का वेट कम करना हो ना, गर्मियों में उनकी क्लास लेना, वो खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे ये जो बड़ा अच्छा योगा टीचर है, मेरा वेट कम करा दिया इसने तो 10 दिन में कम करा दिया। वो योगा का नहीं है, वो सीजन का इफेक्ट पड़ा है। सर्दी में कम करा के दिखाओ, मान देंगे आपको। सर्दी में आप कितना वजन कम कराते हो उनका? है, सर्दी में बॉडी वेट बढ़ता है, कम नहीं होता। हाँ, बहुत हार्ड वर्क करोगे तब कम होएगा, अदरवाइज कम नहीं होएगा सर्दी में। कई जो सेंटर वाले ना इस टेक्निक को अपनाते हैं, गर्मियों में वेट कम करके दिखा देते हैं लोगों का। दक्षिणायन, सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है, इसलिए इसको दक्षिणायन कहते हैं। और बारिश, शरद और हेमंत ऋतु, ये 3 ऋतु इसके अंदर आती हैं। इसको विसर्ग काल कहा जाता है। और क्योंकि देखो गर्मी के बाद में बारिश आई, सर्द आई और हेमंत आई। अब क्योंकि सूर्य का प्रभाव कम होने लग गया ना, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी आने लग गई इन्वायरमेंट में, तो सौम्य अर्थात कि वातावरण ठंडा हो जाता है, हल्का हल्का धीमी हो जाती है किरणें। और जब बाहर ठंड रहेगी तो बॉडी के अंदर तो पानी फिर खूब रहेगा ना, तभी तो सर्दी में ज्यादा लोग मोटे होते हैं और गर्मी में पतले हो जाते हैं। पानी की प्यास भी कम लगती है फिर बाद में सर्दी में, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में इतना पानी है, बॉडी के अंदर पानी खूब रहता है, फिर कमी नहीं आती है बॉडी में। और सूर्य का प्रभाव कम होता है और चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है। जबकि आदान काल में, उत्तरायण में इसका अपोजिट होता है, और दक्षिणायन में चंद्रमा हावी होता है, उत्तरायण में सूर्य हावी होता है। और जब जब सूर्य हावी होगा तब तब बॉडी के अंदर जो नेचुरली एनर्जी की कमी आएगी, और जब जब चंद्रमा हावी होगा तब तक बॉडी के अंदर नेचुरली एनर्जी आती है, ज्यादा आएगी एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा चार्ट आदान और विसर्ग काल को समझने के लिए। आदान काल को उत्तरायण भी कहते हैं सूर्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, और विसर्ग काल को दक्षिणायन कहते हैं। अब आदान काल में वायु किस प्रकार की रहती है? क्योंकि आदान काल कब है? ये है कि जनवरी से लेकर के आषाढ़ तक है ना। आषाढ़ यानी कि उसमें जून जुलाई के महीने में कि तीव्र, क्योंकि उसमें क्या होता है, रुक्षता आ जाती है ना, क्योंकि रूखापन आ जाता है ना, क्योंकि सन बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जिससे वायु भी रूखी रूखी सी हो जाती है। और इसमें अरुक्षता मतलब कि हल्की सी चिकनाहट रहती है। स्नेहांशु, स्नेहांशु होता है मतलब कि स्नेह मतलब कि चिकनापन से है यहाँ पे संबंध। इसमें शोषण एवं हांस मतलब कि बल की कमी होती है, और इसमें बल की वृद्धि होती है। स्वभाव इसमें आग्नेय, क्योंकि सूर्य प्रधान होता है, इसमें गर्मी ज्यादा होती है। इसमें चंद्र प्रधान, इसलिए सौम्य होता है ये ऋतु। इसकी शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, 3 ऋतु जो है आदान काल में होती है, उत्तरायण में होती है, और वर्षा, शरद और हेमंत ये दक्षिणायन में 3 ऋतु होती हैं। और नेचुरली जो बाहर पाया जाता है रस जो है तिक्त, कसाय और कटु, रस की वृद्धि नेचुरली होती है। और सर्दियों में इस चीज की नेचुरली आंवले आने लग जाते हैं, इस टाइप की चीजें, मीठी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, ये चीजें नेचुरली सर्दियों में बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया। सबसे ज्यादा हमने बताया कि सबसे ज्यादा बल जो है हेमंत और शिशिर ऋतु में रहता है। और तो हेमंत और शिशिर का मतलब क्या है? विसर्ग काल और आदान काल का मिलन हो रहा है ना, और दोनों में श्रेष्ठ बल होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा उत्तम बल होता है। और इसका उल्टा अगर हम देखते हैं, आदान काल मतलब कि गर्मी, और विसर्ग काल का प्रारंभ यानी कि वर्षा ऋतु।
यानी कि देखो इसकी गर्मी और इसकी वर्षा ऋतु, इन दोनों का जो संधि है, इसमें सबसे कम बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। और ऊपर यहाँ पे देखिए हेमंत और शिशिर, इसकी जो संधि है, इसमें सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, फिर बता देता हूँ। प्रकोप आप याद कर लीजिए, संचय समन अपने आप याद हो जाएंगे। संचय का अर्थ होता है स्टोर करना, प्रकोप का अर्थ होता है कि उस समय वो सबसे ज्यादा हावी हो गया और बाहर भी झलकने लगे, उसके लक्षण भी आने लग गए। समन का अर्थ है कि उसकी कमी हो गई बॉडी में। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो वसंत ऋतु में यानी कि 15 मार्च से लेकर के अप्रैल मई, मई के महीने तक, अप्रैल मई के महीने में कफ की प्रॉब्लम, अस्थमेटिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। कोरोना के केसेस भी देखो, आपने नोट किया कोरोना का केस इसी सीजन में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ा? देख रहे हो ना पिछले कुछ दिनों से आप, एकदम से कोरोना के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए भैया? कोरोना इज रिलेटेड विद आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे सांस से संबंधित बीमारी है ना। और सांस से संबंधित कौन सा दोस्त है? कफ। तो जो कफ प्रकृति के जो लोग हैं वो थोड़ा बच के रहिए, उनको कोरोना होने की संभावना ज्यादा है और ज्यादा नुकसान भी कफ वालों को करेगा। वात, वात की जो समस्याएं हैं वो वर्षा ऋतु में होती हैं। ये रहा। वर्षा ऋतु में वात की प्रॉब्लम सब, माइक बंद कीजिए अपना। और शरद ऋतु में पित्त की समस्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं अलग अलग सीजन में हमें कैसा कैसा खाना खाना चाहिए। तो पहले तो आप बल के हिसाब से याद कर लीजिए, जिस सीजन में सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर नेचुरल बल रहता है उसमें हम सबसे ज्यादा हैवी चीज खाते हैं। जैसे कि हेमंत और शिशिर, ये सामने ही लिखा हुआ है ना, हेमंत और शिशिर ऋतु बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अब उसमें हम क्या क्या चीजें खाएंगे, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, खूब खाना है। कम खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी सर्दी में, इस चीज का भी ध्यान रखना। इसलिए स्पष्ट कहा जाता है कि इस ऋतु में उपवास नहीं करना चाहिए। अगर हम फास्ट करेंगे तो बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। जैसे कि विपरीत करणी मुद्रा में भी ये लाइनें लिखी मिलती है ना, हम पढ़ते हैं, वहां पे मिलता है कि विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करने से जठराग्नि प्रचंड हो जाती है। अगर उस स्थिति में योगाभ्यासी जो साधक है कम खाना खाएगा तो साधक की शरीर की जो अपनी अग्नि है वो उसी के ही शरीर को जलाने लग जाती है। याद होगा विपरीत करणी मुद्रा में, ठीक वही मेथड यहाँ पे लगेगा। इसलिए शरद ऋतु में हमारी जठराग्नि सबसे ज्यादा प्रचंड होती है नेचुरली। इसीलिए सर्दी ऋतु में ज्यादा खाना खाना चाहिए, भारी खाना खाना चाहिए, घी का खाना खाना चाहिए, मेवा खाना चाहिए सर्दी के ऋतु में। और वहां पे अगर हम फास्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा आपने देखे कम, सबसे कम फास्ट सर्दी में होते हैं। उसके पीछे ये रीजन है, सर्दी में फास्ट ज्यादा रखेंगे तो हेल्थ इशू आएंगे। और बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं। अभी चल रहा है ना, नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी आधी क्लास के मुझे पता है फास्ट चल रहे होंगे। आप जल्दी से मुझे कोई इसका रीजन बताओ, मैं तो बता दूंगा, कोई भी मुझे माइक खोल के बताइए, अपने आयुर्वेद के अनुसार बताइए कि नवरात्रि इसी सीजन में क्यों आते हैं। जल्दी से बताओ अपना दिमाग लगा के। सर क्योंकि ये संधि काल होता है ऋतुओं का, तो इस समय दोष सबसे ज्यादा प्रकोपित होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए उपवास रखना चाहिए ताकि वो वेरी चीजों का गुड। शमन हो सके। और कौन सा दोष सबसे ज्यादा प्रकोपित होता है? इस ऋतु में कफ प्रकोपित होता है ठीक है। अभी, और अब मैं शरद ऋतु में पित्त होता है, और तीनों हो सकते हैं। वेरी गुड। अब मैं, क्योंकि आप तो आयुर्वेद से संबंधित हैं, तो मैं किसी और व्यक्ति से सुनना चाहूंगा थोड़ा और अच्छे से। और कौन बताएगा? क्योंकि रोशनी मैम तो पहले से जानकार है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। बताइए आप, कफ ही क्यों?
लगाओ थोड़ा सा दिमाग। क्योंकि कफ हेमंत और शिशिर ऋतु में कफ का संचय हुआ था और अभी वो शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होगा। वेरी गुड। देखिए कफ जो है, अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया कि पहले के जो है हमारा शिशिर है ना, हेमंत शिशिर, उस शिशिर में उसका संचय प्रारंभ हुआ मेरे शरीर में, कफ इकट्ठा, स्टोरेज स्टार्टिंग हो गई। अब वो स्टोर हो गया, अब वो बसंत में बाहर आ रहा है ना, बाहर निकल रहा है। और कफ का एक सबसे बड़ा गुण है गुरुता, भारीपन, स्थूलता। ये कफ का गुण है, याद होगा आप लोगों को कि जो कफ वाले लोग होते हैं वो ज्यादा मोटे होते हैं, है ना। उनका शरीर भी थोड़ा हैवी होता है। अगर खाली कफ है, खाली कफ प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं, और अब आप अपना ही दिमाग आप लगाओ कि फास्टिंग मोटे लोगों को करनी चाहिए, पतले लोगों को करनी चाहिए, है ना। तो मोटे लोग होते हैं कौन, कफ वाले होते हैं। और कफ सबसे ज्यादा प्रकोपित इसी सीजन में होता है, इसीलिए नवरात्रों के फास्ट करने चाहिए। ये पूरे के पूरे साइंटिफिक है। और इसके अलावा जो रोशनी मैडम ने बताया, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, और भी कई चीजें होती हैं। रमजान भी इसी महीने में आते हैं। जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी रमजान का होता है, उसमें 20-21 दिन के फास्ट रखे जाते हैं, वो भी साइंटिफिक है, ऐसे नहीं रखे जाते रमजान। उनके अपने नियम होते हैं भी, इसी सीजन में रखना है। क्यों रखना है? इसी सीजन में क्या होता है ना, इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं। अगर इस सीजन में हमें अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा तो उसका इफेक्ट पूरे साल पड़ेगा। अगर इस सीजन में हमने अच्छे से ध्यान रख लिया तो पूरे साल हम ठीक रहेंगे। और हमारे गुरुजी बोलते थे कि इस महीने में आप गिलोय नीम के पत्ते खाने शुरू करो, कुछ दिन खाओ, 15 दिन 20 दिन खाओ, पूरे साल आपको डेंगू मलेरिया नहीं होगा, अगर इस सीजन में हम अपने डाइट का इतना सा ध्यान रखें। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ भैया, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान, अच्छी बात है आप रखो, लेकिन डाइट पे ध्यान रखो। इस महीने की डाइट अगर बिगड़ गई तो पूरा साल आपका खराब हो जाएगा। और आप बहुत सारे लोग हो, पढ़ाई को बहुत ज्यादा ही वैल्यू दे रहे हो और खाने की वैल्यू आपकी कम हो जा रही है। तो इसलिए खाने के अपने नियम आप अपने बना के रखो। क्लास से पहले खाना खा के यहाँ पे आया करो, उससे पहले बाद में खाना मत खाया करो। वापस आते हैं तो हेमंत और शिशिर ऋतु में सबसे ज्यादा हमें खाना खाना चाहिए। ज्यादा भी खा लेंगे तो हमारे ऊपर कोई ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। रात बड़ी होगी तो हम आराम भी ज्यादा करेंगे, नींद भी हमें ज्यादा आएगी। जब नींद ज्यादा आएगी तो जो है हमें हमारे जो खाना है उसको डाइजेस्ट होने में अच्छे से टाइम मिलेगा, जिससे हम भारी भारी भी खाना गर्म खा लेंगे तो वो भी हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने छोटे छोटे चार्ट बनाए हैं आपके लिए, क्योंकि पेपर में पथ्य पथ्य का जिक्र किया गया है। तो वो वाली ट्रिक आप यहाँ पे मेरे वाले लगाइए कि देखिए शरद ऋतु में, शीत ऋतु की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पथ्याहार मधुर लवण अम्ल रस युक्त मतलब कि सर्दी ऋतु आ गई, और सर्दी में सबसे ज्यादा वात की और कफ की समस्याएं होती है ना सर्दी में। क्योंकि वात में भी वात का गुण होता है ना एक शीतलता, और कफ का भी गुण होता है शीतलता। तो मतलब कि हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। कफ का तो प्रकोप कम होता है, वात का ज्यादा होता है, इसीलिए जो है कि ऐसी चीजें खाएंगे जो वात को कम करे। जैसे कि चिकनी चीजें खाएंगे तो वात को कम करेंगी, मीठी चीजें खाएंगे, लवणिक चीजें खाएंगे, अम्लिक यानी कि जो पहले वाली ट्रिक कफ वाला, कफ बढ़ा दो वात कम हो जाएगी अपने आप ही। और कौन सा खाना नहीं खाएंगे, जो वात को बढ़ाने वाला खाना है। वात के गुण कौन से हैं, हल्कापन, रूखापन, वातवर्धक, यही है ना। तो जो वात प्रधान जो खाना है वो नहीं खाएंगे शरद ऋतु में। शीत ऋतु में दोनों आ गए,
हेमंत और शिशिर दोनों ऋतु आ जाते हैं। वसंत ऋतु जो अभी चल रहा है सीजन, उसमें पथ्य यानी कि जो खाना चाहिए। अभी मैंने बताया वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है, तो मतलब कि कफ के विपरीत वाला खाना खाना चाहिए, और जो कफ को बढ़ाने वाला है वो नहीं खाना चाहिए। जल्दी से माइक खोल के मुझे बताएं कफ के गुण क्या होते हैं, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे। कफ के गुण जिसको याद हो माइक खोल के बताइए। सर भारी होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है और स्थिर और चिपचिपा। वेरी गुड। स्थिर और चिपचिपा यानी कि पिछिल, बहुत बढ़िया। देखिए मतलब कि भारी खाना में नहीं खाना। भारी खाना देखिए आगे नीचे, भारी खाना अपथ्य में आएगा, क्योंकि उससे कब बढ़ेगा, गुरु आहार लेंगे तो कब बढ़ेगा। चिकनी चीजें ज्यादा नहीं खानी, चिकनी चीजें ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, कफ प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ज्यादा खट्टा आहार नहीं खाएंगे। ट्रिक कौन सी है, 1 2 3, मधुर अम्ल लवण ये चीजें हम नहीं खाएंगे, नहीं तो वसंत ऋतु में कफ की प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत 4 5 6 यानी कि कटु तिक्त कसाय, और इसके अलावा गुरु का विपरीत हल्का खाना खाएंगे, सुपाच्य खाना खाएंगे जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, खिचड़ी खाएंगे। इस तरीके का हम खाना खाएंगे जो हमें ज्यादा डाइजेस्ट करने में, ज्यादा हमारे इंटेस्टाइन को ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, है ना। तो इस तरीके से आप समझ समझ के करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। रट्टा मारोगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं याद हो सकती ये चीजें। तरीका मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर आप कितना अच्छे से उसको पकड़ पाते हो। ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु में सबसे, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बॉडी का सबसे ज्यादा एनर्जी कम होती है। अब बॉडी में मेरी जठरा अग्नि पहले ही कम है, और ऊपर से अगर मैं भारी खाना खा लूं तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं होएगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए गर्मी में बिल्कुल ही हल्का खाना खाते हैं, बिल्कुल हल्का। चिकना यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा चिकना नहीं खाते, मीठा खाते हैं, ये 100% मीठा खाना खाना चाहिए। सुपाच्य यानी कि जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि शरीर गर्मी बढ़ गई है तो हल्का सा में शीतल, जैसे कि शीतल हम रूहावजे लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं, शीतल पे हम गर्मी में ही तो पीते हैं ना चीजें, सर्दी में तो कोई नहीं पीता। कोल्ड ड्रिंक भी आप ज्यादा पीते हो तो वो एक तरीके से शीतल ही है ना। चाय कॉफी कम पी जाती है गर्मी में, क्योंकि वो उष्ण प्रधान वीर्य है उनका, तो इसलिए गर्मी में चाय कॉफी कम पीते हैं। नींबू पानी शरबत रूहावजा ज्यादा पिया जाता है, और जो पीता है वो हेल्दी रहता है, जो नहीं मानते बात उनको नुकसान होता है। कि मट्ठे लस्सी ये चीजें भी ज्यादा ली जाती है गर्मी में। अपथ्य है। अब ठीक इसका उल्टा जो हमें गर्मी में नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा चरपरी चीजें, लवण यानी कि जो ज्यादा जलन उत्पन्न करने वाली चीजें वो नहीं खानी चाहिए, ज्यादा रूखी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रूखी चीजें खाएंगे, कल मैंने पढ़ाया था, रुक्षता से वात बढ़ेगा और शरीर की अग्नियां बढ़ जाएंगी, जलन हो जाएगी बॉडी में। अब जलन हो जाएगी तो गर्मी में तो वैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और ऊपर से आपने और गर्मी बढ़ा दी तो छाले पड़ जाएंगे शरीर में, फोड़े फुंसी आने लगेंगे, खुजली हो जाएगी, है ना। तो इसलिए रूखे आहार नहीं लेंगे बल्कि मीठे आहार लेंगे गर्मी में। आगे हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में आते हैं पथ्य आहार, क्या खाना चाहिए। अब वर्षा ऋतु में आप ये मेथड याद रखो, वर्षा ऋतु में जल्दी से माइक खोल के मुझे बताओ कौन सा दोष सबसे ज्यादा प्रकोपित होता है वर्षा ऋतु में। वात दोष। वात दोष। वेरी गुड। अब वात दोष के गुण बताओ मुझे। लघु रुक्ष लघु होता है शीत, सूक्ष्म चंचलता और चिपचिपा नहीं होता।
वेरी गुड, विशद और खर बोलते हैं विशद और इसको। खर। वेरी गुड, मतलब कि रुखता, मेन रुखता होता है वात का गुण, रूखापन। अब ठीक, अब रूखापन आप मुझे बताएंगे। एक तो मैंने आटा लिया, हमारे यहाँ कसार बोलते हैं उसको, कि आटा को ही कढ़ाई में डालते हैं, उसको पकाया जाता है, फिर उसी को ही खाया जाता है सर्दी है ना, उसको कसार बोलते हैं। वो रूखा रूखा सा होता है। और पकोड़े हम बनाते हैं, पकोड़ों में तो तेल भरा होता है भैया, सरसों का तेल, घी, है ना। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन सी चीज हमें खाएंगे? पकोड़े खाएंगे या फिर रूखी वाली चीज खाएंगे? पकोड़े। पकोड़े पकोड़े। क्यों? सूखी हुई चीज, गरम सर गरम सत्तू भी खाया करेगा जाता है ना। ना। स्निग्ध है और वेरी गुड, ये आया आंसर सही। स्निग्ध, अब चला ना, पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। स्निग्ध क्या होते हैं? क्योंकि पकोड़ों के अंदर, मैं पकोड़ों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मेरा पकोड़े कहने का तात्पर्य चिकनापन से है, कि वो चीजें खाइए जो चिकनी हो, जैसे घी है, माखन है, उनमें चिकनापन होता है। तो और अगर चिकनापन हम खाएंगे तो उससे वात कम होगा। अगर चिकनापन हम बारिश में नहीं लेंगे तो वात प्रकोपित हो जाएगा, और वात प्रकोपित होते ही जॉइंट्स पेन। सबसे ज्यादा देखा ना, चिकुनगुनिया के केसेस बारिश में आते हैं। चिकुनगुनिया जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है ना, जोड़ों में दर्द, मसल्स में पेन, अर्थराइटिस की शिकायत, कमर दर्द, सर्वाइकल के केसेस, sciatica के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बारिश के ऋतु में ही क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में इस तरीके का बाहर वातावरण है जिससे बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है और वात बढ़ जाती है, गैस प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए हम वो चीज लेंगे जो गैस को कम करे, और गैस को कम करने वाले 3 रस है, मधुर, अम्ल और लवण। तो मीठी चीज लेंगे, अम्ल लवण चीज लेंगे, ठीक है, ये तीन रस प्रधान हो गया मुख्य रूप से। और स्निग्धता, चिकनी चीज लेंगे ताकि रुक्षता कम हो, क्योंकि वात का गुण है रुक्षता। और चल भी गुण है ना, चल चलायमान जो चीज होती है। तो चल का विपरीत है स्थिर। स्थिर यानी कि जो स्थिर रहने वाली चीजें हैं, जैसे कि हम गुड़ खाएंगे, थोड़ा सा स्थिरता आएगी, थोड़ा भारीपन हो गया ना गुड़ के अंदर, इस टाइप की चीजें आएंगी। बाकी आप अपना अपना और दिमाग लगा लो, कितना दिमाग लगा लो। आम और दूध का सेवन विशेष रूप से बारिश के मौसम में किया जाता है। अब ठीक इसका उल्टा, कि वर्षा ऋतु में अपथ्य है, जो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मतलब कि ठीक इसका उल्टा, यानी कि इसमें रूखी चीजें नहीं लेंगे क्योंकि वात बढ़ रही है। ठंडी चीजें लेंगे तो वात और बढ़ जाएगी, है। ये उड़द है, ये गैस को बनाने वाली चीजें हैं। मोठ है, चना है, कटहल, गैस कितनी बनती है कटहल खाने से। आलू खाएंगे तो गैस बन जाती है ना। इन चीजों को खाने से क्या होता है, गैस बनती है और वात बढ़ जाएगी, इसीलिए ये चीजें बारिश के मौसम में नहीं खानी चाहिए। अब आते हैं शरद ऋतु को, हमने पढ़ाई चुका हूँ पीछे शरद में। शरद और हेमंत एक साथ पढ़ा था हमने। शरद में पित्त दोष बढ़ता है। अच्छा, वो तो हमने हेमंत शिशिर पढ़ा था। शरद यानी कि ये सितंबर का मंथ आ गया, अगस्त सितंबर का। बारिश के बाद, अभी बारिश बंद हुई है और बारिश में थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था। अब शरद में वापस सनलाइट निकलने लग गई, क्योंकि बारिश में तो सन तो निकलता था लेकिन बादलों की वजह से सामने नहीं आता था। लेकिन बादल छे तो अब सन एकदम से हमें लगेगा कि सन की लाइट उष्णता बढ़ गई है, तेजी से सन की, सूर्य की जो है रोशनी आ रही है, जिससे क्या होगा ना, हमारी बॉडी में नेचुरली पित्त दोष बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से अगस्त सितंबर के मंथ में क्या होता है, फोड़े फुंसियों की शिकायत सबसे ज्यादा होती है। क्या होगा कि ब्लड इम्प्योर हो जाएगा।
अगर इस महीने में आपने गलती से पकोड़े वगैरह खा लिए फिर तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए हर चीजों को एक नियमित समय होता है खाने का। तो इस सीजन में गलती से भी आप ये चीजें मत नहीं खाएंगे, नहीं तो दिक्कत आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए? पथ्य आहार। पित्त बढ़ा हुआ है, जल्दी मुझे बताइए, पित्त बढ़ा हुआ है तो कौन सा रस प्रधान हमें खाना चाहिए? मधुर आम तिक्त कसाय। मधुर तिक्त कसाय। वेरी गुड। मधुर मीठा आहार, मधुर तिक्त कसाय, ये चीजें हमें खानी चाहिए। ठीक है, ठंडी चीजें खानी चाहिए क्योंकि पित्त को कम करेगा। ये रतिक्त रस यहाँ पे आ गया। कसाई भी लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं, लिख सकते हैं, कसाई भी खा सकते हैं शरद ऋतु में, क्योंकि पित्त को हमें कम करना है, इसलिए हमें मधुर तिक्त कसाय रस लेंगे हम। अब शरद ऋतु में ठीक इसका उल्टा, कौन से रस हैं जो पित्त को बढ़ाएंगे? अम्ल, लवण और कटु है, यानी कि खट्टा, लवण और कटु रस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और भारी यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि भारी खाएंगे तो उससे भी पित्त बढ़ने की संभावना है। वैसे तो भारी से कफ बढ़ता है, लेकिन कई बार ज्यादा भारी खाने से पित्त भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चीजें हम शरद ऋतु में नहीं खाते। तो ये एक छोटा सा एक और चार्ट बनाया मैंने आपको आसानी से समझने के लिए, जिससे आपको जल्दी समझ आएंगी चीजें। कि ये चार्ट है ऋतु के अनुसार हितकारी, यानी कि पथ्य आहार बनाया कि जो चीज हमें खानी चाहिए उन चीजों का चार्ट है ये। देखिए, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हमने पढ़ा था कि कौन सा दोष प्रकोपित होता है? कफ। और कफ को कम करने वाले रस कौन से हैं? कटु, तिक्त और कसाय, है ना। और कफ को ठीक करने वाले गुण कौन से हैं? रुक्षता, मतलब कि वात प्रधान हम चीज लेंगे तभी तो कफ कम होगा ना। अगर हम यहाँ पे स्निग्ध ले लेंगे तो उससे तो कफ और बढ़ जाएगा, तो इसलिए स्निग्ध नहीं लेंगे, हम रुक्ष लेंगे। और गर्म लेंगे, ठंडा ले लिया तो कफ और बढ़ जाएगा, इसीलिए रुक्ष और उष्ण प्रधान के गुण लेंगे। और कटु, तिक्त, कसाई, क्योंकि ये कफ को कम करेंगे, इसीलिए हम वसंत ऋतु में इस प्रधान का और इन प्रधान गुणों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में, ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में मीठा आहार, क्योंकि बॉडी के अंदर वैसे ही, क्योंकि बाहर सन का प्रभाव बहुत ज्यादा है, उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा कोल्ड हम पीते हैं ना, नींबू पानी, शरबत, शिकंजी, जो मीठी चीजें होती हैं जिसमें बार बार चीनी डाली जाती है, वो चीजें हम गर्मी में क्यों लेते हैं? क्योंकि चीनी में डायरेक्ट ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज डायरेक्ट हमें मिलेगी तो डायरेक्ट हमें बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। इसीलिए मीठी चीजें क्या होती है, गर्मी में लेनी चाहिए। और कुछ चिकनी और शीतल चीजें हमें गर्मी में खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। बारिश का मौसम, कि श्रावण और भाद्रपद का जो महीना है, अब बारिश में वात दोष प्रकोपित होता है, जोड़ों की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ती है बारिश के महीने में। और वात को बढ़ाने वाले रस है कटु, तिक्त, कसाय, तो ठीक इसका उल्टा लेंगे हम, जिससे वात कम हो, यानी कि मधुर, अम्ल और लवण, ये रस हम लेंगे जिससे वात दोष कम में कमी आएगी। अब वात का गुण क्या है? रुक्षता, शीतलता है, लघुता और विशुद्धता, खरता, ये वात के गुण हो गए हैं। तो इसलिए इसका उल्टा लेंगे हम, स्निग्ध चिकनी चीज लेंगे, गर्म चीज लेंगे, जिससे वात दोष वर्षा ऋतु में इसकी कमी आ जाएगी। चौथा है शरद ऋतु, अश्विन और कार्तिक मंथ में ये आती है। और शरद ऋतु में क्या कौन सा दोष प्रकोपित होता है? जल्दी से माइक खोल के मुझे बताओ, शरद ऋतु में कौन? पित्त दोष। और पित्त दोष को कम करने वाले रस कौन से होते हैं? वेरी गुड प्रणव जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हो। दोबारा बोलो प्रणव जी, कौन कौन से रस होते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रणव जी, मधुर, तिक्त और कसाय। तो ये शरद ऋतु में
हमें लेने चाहिए ताकि पित्त दोष कम आए। रुक्षता, शीतलता, ये चीज हम लेंगे जिससे शरद ऋतु में पित्त दोष कम होगा। अब आते हैं हेमंत ऋतु में, मार्गशीर्ष और पौष। अब हेमंत ऋतु में क्या होता है, क्योंकि हेमंत ऋतु ये आ गई है हमारी 15 नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक होती है हेमंत, यानी कि पूरी सर्दी का महीना है ना ये। सबसे ज्यादा कोहरा पड़ता है इस सीजन में, मतलब कि ठंडापन है वातावरण में। अब ठंडापन है तो वात की शिकायत भी सबसे बढ़ेगी। और हमने पढ़ा है कि हेमंत में और शिशिर में जठराग्नि सबसे ज्यादा प्रचंड होती है। तो हमें वो चीज लेनी है जो सबसे ज्यादा धातुओं का पोषण करने वाली चीजें हैं। अब मुझे माइक खोल के बताइए वो कौन कौन से रस हैं जो धातुओं को बढ़ाते हैं। मधुर अम्ल, बताओ प्रणव जी। मधुर अम्ल लवण। मधुर अम्ल लवण। हाँ हाँ, प्रणव जी बता रहे हैं, बोलो प्रणव जी। मधुर लवण अम्ल। प्रणव जी सभी सुन रहे हैं क्लास में आपको। बढ़ाने वाले शब्द धातु की जो बात होती है, बोलो बोलो। धातु को बढ़ाने वाले एक मधुर हो सकता है, और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बाकी लोग ग्रुप के बोलिए अभी। मधुर अम्ल लवण। आपकी तो स्क्रीन पे है तो आपको तो और आसानी हो गया देखने में, बताने में है कि हमने पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको उस दिन पढ़ाए थे कि कौन कौन से, जो जब मैं आपको पढ़ा रहा था, रस को पढ़ा रहा था कि जो पहले 3 रस हैं वो धातुओं का पोषण करते हैं और जो नीचे वाले 3 रस है वो धातुओं को शोषण करते हैं। चलो मैं यही से क्वेश्चन पूछता हूँ काउंटर। अब उससे अगला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि मल की कमी, जिससे मल की कमी होती है वो कौन कौन से रस है, और जिससे मल बढ़ता है वो कौन कौन से रस है, बताइए। मधुर मल अम्ल जिसमें लवण। बढ़ता है मधुर अम्ल लवण है, और मल जिसमें कम होता है, सॉरी, मल जिसमें बढ़ता है वो कटु तिक्त कषाय है, और मल जिसमें कम होता है वो मधुर अम्ल लवण है। बहुत बढ़िया, पिटाई करने वाला था, बच गया, ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया। हम ठीक बताया कि ठीक इसका उल्टा है कि जो पहले 3 है मधुर अम्ल लवण, इससे क्या होता है कि निष्कासन ज्यादा अच्छे से होता है, अर्थात बॉडी के अंदर मल की कमी आती है। और जो नीचे वाले 3 रस है कटु तिक्त कषाय, उससे स्टोरेज ज्यादा होता है, यानी कि उसमें पसीने कम आते हैं, उससे जो स्टूल है, यूरिन है, कम आता है, तो बॉडी के अंदर मल की मात्रा बढ़ जाती है। तो वही मेथड यहाँ पे लगेगा कि हमें निष्कासन ज्यादा करना है, क्योंकि हम जठराग्नि बढ़ चुकी है, और ऐसी चीजें हम खाएंगे जो हमारी धातुओं का पोषण करें, तभी तो सर्दी में बॉडी का वजन भी बढ़ जाता है। अच्छी अच्छी चीजें, गाजर का हलवा, काजू कतली है, भारी भारी चीजें हम लोग सर्दी में खाते हैं, तो इसका ये रीजन है। और खानी चाहिए, नहीं खाएंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो खूब खाना और मेरे लिए, मुझे भी खिलाना। हाँ, प्रणव खाता है पतंजलि का रसगुल्ला, बाकी लोग भी खाया करो, अच्छे से खूब खाओ, खा खा के मोटे हो जाओ सर्दी में। लेकिन सर्दी में आपको एक्सरसाइज भी ज्यादा बेहतर होती है, अच्छे से एक्सरसाइज भी होती है, तो इसलिए सर्दी में हम खूब एक्सरसाइज करेंगे, खूब खाएंगे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा है। अपना दबा के एक्सरसाइज करो और दबा के खाना खाओ, सर्दी के महीने में कुछ नहीं होएगा आपको। अगर आप कम खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे सर्दी में। तो अब लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, विरुद्ध आहार। नहीं, 2 टॉपिक बाकी हैं अभी, आप सभी बने रहे ना, 10 बजे तक हम पढ़ेंगे। विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि कई बार जो होता है कि खाना तो हम ठीक खा रहे हैं, लेकिन किसके साथ नहीं खाना। जैसे कि दूध के साथ में बोलते हैं मूली नहीं खानी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, विरोधी खाना हो गया ना। दूध के साथ में बोलते हैं दूध और दही एक साथ नहीं लेनी चाहिए। देखिए, दूध भी फायदेमंद है, दही भी फायदेमंद है, लेकिन दोनों को अगर हमने एक साथ ले लिया तो नुकसान करेगा। शहद फायदा करता है, घी भी फायदा करता है, दोनों को पता है, लेकिन दोनों को हमने एक साथ ले लिया तो जहर का काम करता है।
तो ये होता है विरुद्ध आहार। तो इसलिए हमें किस खाने के साथ में क्या चीज लेनी है उस चीज का भी पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है विरुद्ध आहार, तो उसका मैंने फोटो भेजो कि अच्छी चीज है, जैसे कि घी कितना पोषण देने वाला है हमारे शरीर को, और शहद का तो नाम ही अलग है कि शहद तो कितने ज्यादा फायदे होते हैं शहद के। लेकिन घी और शहद को मिला के खा के देखो, आपकी डेथ हो जाएगी, जहर बन जाएगा बॉडी में तुरंत है। और दूध के साथ में मूली खा के देखो, बॉडी पे ना व्हाइट व्हाइट से चकत्ते बन जाएंगे, खुजली हो जाएगी आपको दूध के साथ में मूली खाते ही। सैलिड्स को बोलते हैं ना कि सलाद को रात को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? रात को विरुद्ध आहार का कार्य करते हैं। तो दही को शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? शाम को वो विरुद्ध कार्य करती है हमारे शरीर में। अगर हम शाम के टाइम दही लेंगे, छाछ पियेंगे, तो हमारे शरीर में जॉइंट्स प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और दिन में लेंगे तो फायदा करेगा है। तो इस तरह की ये होते हैं विरुद्ध आहार की। आहार तो अच्छा है, लेकिन वो आहार किस समय खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, इस चीज की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तभी तो हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अदरवाइज हम अच्छी चीज तो खाएंगे लेकिन नुकसान खा जाएंगे। अक्सर शादियों में हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि शादियों में हमने अच्छा अच्छा पकवान दिखा, आइसक्रीम भी दिखा, चाउमीन भी दिखा, बर्गर भी दिखा है, चावल भी दिखा, ब्रेड पकौड़ा भी दिखा, गुलाब जामुन भी दिखा है, गाजर पाक भी, सबका कचरा बना दिया हमने अपने बॉडी के अंदर, सारा खा लिया। कि शादी तो कभी कभी आती है, गोलगप्पा भी खा लिया, सब चीजें खा ली हमने, और बॉडी में कचरा, और अगले दिन हमें भोग रहे हैं उसको। तो मतलब कि क्या खाना, किसके साथ खाना, इसका हमें पता ही नहीं। तो इस चीज का थोड़ा सा संयम रखो। खाना तो दूसरे का है, लेकिन पेट तो आपका है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूध के साथ में क्या क्या नहीं खाना। दही नहीं खाने, नमक नहीं खाना, मूली नहीं खाना, मूली के पत्ते नहीं खाने, सैलिड्स नहीं खाते, इमली नहीं खाते, नारियल, ये चीजें, नींबू नहीं खाते, यानी कि खट्टी चीजें ज्यादातर मेन चीजें लगा लीजिए। क्योंकि दूध जो होता है लिटिल एल्कलाइन मीडियम का होता है, इसका पीएच 7 से कुछ ज्यादा होता है, 7.4, कुछ कुछ कभी कभी 8 भी हो जाता है। वैसे इतना होता नहीं है, 7.4 7.5 ये रहता है मिल्क का पीएच वैल्यू। तो इसीलिए अगर हम इसके साथ में अगर हम खट्टी चीजें खाएंगे तो एकदम से रिएक्शंस होंगी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब दही, दही के साथ ठीक इसका उल्टा, दूध वाली चीजें दही के साथ नहीं खाएंगे। खीर में भी वही है, खीर क्या है, दूध है, उसमें भी खट्टी चीजें नहीं खाएंगे। शहद क्या है, शहद में सबसे मेन जो फेमस है घी को लिया जाता है। अगर शहद के साथ हमने घी गलती से खा लिया तो तुरंत बॉडी में जहर बन जाएगा और हमारी डेथ भी हो जाएगी, अगर हमने दोनों की मात्रा समान रखी है तो। देखिए दोनों कितनी अच्छी चीज है, लेकिन एक साथ खाते ही नुकसान हो गया। अब ठंडे के साथ गर्म नहीं खाते, जैसे कि ठंडे पानी के साथ में गर्म दूध नहीं पिया जाता है ना, गर्म चाय नहीं पी जाती। इन चीजों का तरबूज के साथ में, तरबूज देखिए, जबकि तरबूज तो ठंडी प्रकृति का है और उसमें तो पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो तरबूज के साथ में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। गलती से अगर हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है कि स्किन प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मूंगफली के बाद नहीं खाना चाहिए। सर्दी में बोलते हैं ना कि मूंगफली खाई, या फिर हमने जब भूंगड़े खाए यानी कि भुने हुए चने, उनके साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो खांसी हो जाती है। अगर मूंगफली खाई और ऊपर से हमने पानी पी लिया तो तुरंत खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोनों विरुद्ध आहार हो गए। इस प्रकार ये बाकी सारी चीजें हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सबको समझ आ जाएगा कि विरुद्ध आहार कौन से। चार्ट मैंने भेजा है आपको, पढ़ लेना अपने आप। अब अंतिम चैप्टर जो हमारा सिलेबस का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये मैंने ले लिया। वैसे सत्येंद्र सर इसको पढ़ा चुके हैं भागवत गीता के अनुसार, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा पढ़ा दूं आपको, क्योंकि भागवत गीता से भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और आयुर्वेद हम डाइट पढ़ रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। दोनों जगह से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं।
इसलिए मैंने ये भागवत गीता से ही बनाए हैं सारे, ये अगले 3 पेज जो हैं। देखिए भागवत गीता में कृष्ण जी बोलते 14 चैप्टर नंबर 14 से लिया है, और उसमें बताया कि 3 प्रकार की प्रकृति होती है व्यक्ति की, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। ठीक है, सात्विक प्रकृति से क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सबसे शुद्ध व्यक्ति होते हैं सात्विक, उसको अच्छा बोला जाता है क्योंकि वो आध्यात्मिक होते हैं। राजसिक व्यक्ति मौज करने वाले, मौज का मतलब कि नुकसान से है, यहाँ पे खुश तो रहना चाहिए। राजसिक यानी कि जो खाली स्वार्थी, अपने ही मौज करने वाले, मतलब वो है। एक तो होता है कि दूसरों को साथ में लेने वाले, वो राजसिक में नहीं आएंगे, वो सात्विक में आएंगे। लेकिन जो अपने स्वार्थ के चक्कर में दूसरे का नुकसान भी कर दे, अपनी खुशी के चक्कर में, वो राजसिक में आएंगे। और तामसिक में जो कुछ भी कर सकते हैं, तामस वाले तो वो अपने फायदे के लिए भी, और उसके कुछ भी बहाना हो सकता है, लेकिन दूसरे का नुकसान वो कर देंगे। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, अज्ञान से ये उत्पन्न होता है, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है राजसिक प्रवृत्ति। अगर हम ज्यादा इच्छाएं रखेंगे, ज्यादा कामनाएं रखेंगे, तो उससे हमारे क्या होगा, अब उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे कि अभी आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ना, आप लोग सभी लोग कोशिश कर रहे हो कि आपका जेआरएफ एग्जाम हो जाए, डेली आप लोग संकल्प लेते हो, तो एक तरीके से राजसिक प्रवृत्ति जागृत हो रही है आप लोगों की। और आप सब लोगों की नींद भी इफेक्ट हो गई होगी, नींद कम आती है जो राजस प्रकृति के लोग होते हैं, क्योंकि राजस का अर्थ मतलब क्या है, गुण होता है चंचलता। चंचलता रजस प्रकृति का गुण है। हमारी इच्छा है कि मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊं, मैं ये कर जाऊं, मैं सबसे आगे निकल जाऊं, इस किताब को मैं पूरी याद कर जाऊं, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली राजस प्रकृति क्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, कम नींद आप लोगों को आने लग गई है। ये एक तरीके से अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, और सात्विक वालों को ज्ञान होता है, ऑटोमेटिक होता है ज्ञान, वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिक उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन आप लोग अभी कुछ ज्यादा ही एफर्ट कर रहे हो, तो इसलिए वो ज्ञान आपका सात्विक प्रवृत्ति बढ़ाने वाला नहीं है, वो ज्ञान आपका राजसिक प्रवृत्ति वाला बढ़ाने वाला है। जो मैं पूजा जी को भी बोल रहा था, बहुत ज्यादा स्टडी भी नुकसान कर जाएगी, तो अपनी लिमिट में रह करके हर चीज को करो, नहीं तो आपको ही नुकसान होएगा, बाद में आपको समझ आएगा फिर। हाँ, वेरी गुड प्रणव, हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क। अब जीवात्मा को गुण कैसे बांधते हैं, अब सात्विक गुण कैसे बांधेगा, ये भागवत गीता में बताया गया है। चलिए, तो भागवत गीता का चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, मैं खाली अपना आयुर्वेद का पढ़ाता हूँ, डाइट वाला। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट भेजे हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे इन जगह से। तो हम पढ़ते हैं डाइट डायरेक्टली गीता। भागवत गीता के अनुसार आहार विहार क्या बताया गया है, चैप्टर नंबर 17 से डाटा लिया मैंने, और इसमें बताते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, भागवत गीता के अनुसार 3 तरह की प्रवृत्ति होती हैं, सात्विक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति। जैसे आयुर्वेद में कहा है ना कि वात पित्त कफ, आयुर्वेद में बोलते हैं कि वात पित्त कफ के अनुसार आपको आहार विहार करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार भागवत गीता में कहते हैं कि सात्विक, राजसिक, तामसिक जो आपकी प्रवृत्ति है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको आहार विहार करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उसका खाना देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा खाना खाता है। उससे हम ये बता सकते हैं कि ये आदमी सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि कफ प्रकृति वालों को सामान्य रूप से मीठा पसंद होता है, चिकनी चीजें, दूध, मलाई, घी के आइटम, मेवा, ये चीजें उनको पसंद होती है। पित्त प्रकृति वालों को तेज चीजें जिससे जलन उत्पन्न होती है, गर्म चीजें, वो चीजें उनको नेचुरली चीजें होती है। और वात वालों को हल्की चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तो यानी कि हम आहार विहार देखकर भी उसकी प्रवृत्ति को बता सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि मुझसे पूछें वो क्या खाना खाता है, क्या लाइक्स है उसकी, क्या डिसलाइक्स है। इन चीजों को देखते हुए उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। ऐसे ही यहाँ पे भगवत गीता में बताया कि सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, और सबके अपने अपने लाइक्स होते हैं। कि जो सात्विक गुण होते हैं ना, उनका खाना जो होता है शुद्ध खाना होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, सुखी करने वाला और प्रीति देने वाला, यथार्थ सुख देने वाला, चैन देने वाला, संतुष्ट करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला, रस युक्त रसीला खाना होता है उनका, और प्राकृतिक खाना होता है। ऐसी चीजें सात्विक लोगों को पसंद आती है। और समय से खाना, लेट खाना सात्विक लोगों की प्रवृत्ति नहीं है, वो राजस की और तमस की प्रवृत्ति है। तो जो लोग लेट खाना खाते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ से तो आप योगा प्रैक्टिस करके साधु बन रहे हो, और दूसरी तरफ से अपना खाना लेट खा करके राक्षस प्रवृत्ति अपने अंदर से जागृत कर रहे हो। इसीलिए खाली योगाभ्यास कार्य नहीं करेगा, उसके साथ में आहार विहार और आपका आचरण भी आपकी जो नेचुरल जो अंदर का जो योगी है उसको जगाएगा। दूसरा राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक रजस का गुण होता है चंचलता, चंचलता उत्पन्न करने वाला, जिससे हमारा मन में विचलन हो जाए, मन हमारा चंचल हो जाए। जैसे कि कटु चरपरी चीजें, खट्टा खाना, जैसे कि सबसे ज्यादा चंचल लड़कियों का मन होता है, सबसे ज्यादा वो इमली बहुत खाती हैं, खट्टी चीजें, लवण, कई बॉयज भी बहुत खाते हैं। लवण यानी कि जलन उत्पन्न करने वाली चीजें, कॉफी, दारू कितनी ज्यादा हीट उत्पन्न करती है शरीर के अंदर, है उससे गुस्सा भी बढ़ जाता है उन लोगों का, गर्म होती है नहीं है। तीक्ष्ण यानी कि तेज चीजें जो होती हैं, रूखी चीजें, ऐसी जो चीजें जिन लोगों को ज्यादा पसंद होती है, समझ जाओ उन लोगों की प्रवृत्ति राजसिक प्रवृत्ति है। उन लोगों से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि सात्विक प्रकृति हर हालत में राजस और तमस से शुभकारी होती है। क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति वाले हमेशा अपने साथ में दूसरों का भी भला करते हैं, और राजस और तामस ये सिर्फ स्वार्थी होते हैं, अपना ही भोगते हैं। हाँ, राजस कभी कभी भला भी कर देते हैं, लेकिन तामस गुण तो कभी भला नहीं करता, ये तो हमेशा ही स्वार्थी होता है, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कुछ भी अहित कर सकता है तामसिक व्यक्ति। अब तामस व्यक्ति को पहचाने कैसे? उसके खाने से, उसके व्यवहार से। तामसिक व्यक्ति को कैसा खाना पसंद होता है? भगवत गीता में बताया है कि एक पहर पहले बना हुआ खाना, यानी कि बासी खाना। जो बासी खाना खाता, बासी खाना इनके 3 घंटे पहले का भी बासी खाना बोला गया है। रस रहित मतलब कि रूखा खाना, या बहुत ज्यादा जिसमें रस है ही नहीं, ऐसी चीज खाना। दुर्गंध युक्त जिसमें स्मेल आ रही है, गले सड़े फल खाना, बासी चीजें, झूठा भोजन। यहाँ पे आप झूठ से आप थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, झूठ यहाँ पे जो लिया जाता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। झूठ का अर्थ ये नहीं कि मैं और भाई खाना खा रहे हैं, हम 2 दोस्त बैठ के खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे का झूठा हो गया, नहीं। वो झूठ मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी उस चीज को, वो तो बल्कि प्रेम होता है। और ऐसा झूठा तो मैं तो कहूँगा खाना चाहिए, तो आपस में भाईचारा बढ़ता है, आपस में दोस्तों का स्नेह बढ़ता है। इस तरीके से अगर उस हालत में हम नहीं खाएंगे तो उस समय आपस में द्वेष भी, ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ता है। लेकिन झूठा जो है बीमार व्यक्ति का माना जाता है, कि जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का झूठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो आपस में जो है कि प्रॉब्लम एक दूसरे में शेयर होती हैं। तो इस तरीके से ये चीजें बताई गई है भगवत गीता में, सात्विक, राजस और तामस के गुण बताए गए हैं। तो इसलिए, और ये नोट्स मैं सबके लिए पब्लिश करता हूँ, मेरे नोट्स को कोई भी यूज कर सकता है, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैंने स्पष्ट लिख दिया यहाँ पे। और आप लोगों से भी मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास भी जो नोट्स हैं आप अपने साथियों को बांटिए, आपका तो ज्ञान बढ़ेगा, उसके साथ साथ में और भी जो आपके साथी जो नोट्स को पढ़ेंगे उनका भी फायदा होएगा। तो मैं तो इस चीज के पक्ष में हमेशा रहता हूँ
और मैंने नोटिस किया है कि हमारी कक्षा के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करते कभी। उससे क्या होगा ना, वो ज्ञान उनके पास से भी चला जाएगा, ना तो आगे बढ़ेगा और उनके पास से भी समाप्त हो जाएगा। जैसे कि ये आयुर्वेद का ज्ञान हुआ, समझ जाओ। जैसे कि अपना आयुर्वेद में आपको पता है कि कितने बड़े बड़े अच्छे वेद होते थे पहले के जमाने में, सो सिर्फ उंगली रखते ही बता देते थे कि इसकी ये समस्या है। वो क्या थी, गुरु शिष्य परंपरा थी कि गुरु ही शिष्य को बताएगा। ऐसे वो हर किसी को ज्ञान नहीं देते थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आज वो विद्या समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई। ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन अंग्रेज लोग सबसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, एलोपैथी सबसे ज्यादा विकास क्यों कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो एलोपैथी वाले होते हैं, जो मॉडर्न जो अंग्रेज लोग हैं, वो हर चीज को डॉक्यूमेंट्री करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मैंने ये चीज रिसर्च किया है, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा ना। वो बोलते हैं कि मैंने रिसर्च किया, पब्लिश कर देते हैं, जाओ पूरी दुनिया पढ़ो मेरे ज्ञान को, जो मेरा एक्सपीरियंस है सब लोग उसका फायदा लो। तभी तो ज्ञान बढ़ता है। और आप लोग भी अपनी जो आप चीज सीखते हो अपने तक सीमित मत रखो, उसको अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताओ। एक दो बार मेरे पास कॉल्स आए हैं, कई लोगों की शिकायतें आई है कि वो दोस्त ना इतना घमंडी हो गया है, मैं उससे पूछता हूँ बताता भी नहीं है मेरे को। तो उन लोगों का भला भगवान ही करेगा, क्योंकि जो अपने साथियों को नहीं बता सकते ज्ञान, वो किसको क्या बताएंगे। तो आशा है कि आप लोग इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आगे। हाँ कुंदन जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी सर, मेरे को एक बड़ा अच्छा एक श्लोक याद आ गया। आपने मैसेज भी किया था तो मैं सोचा कि वो मैं यहाँ बोलूं, है ना। जी बताइए। तो 2 लाइन का है, मैं कहना चाहूंगा। इस सरस्वती भंडार में, इस सरस्वती भंडार में बड़े अचरज की बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो आई थिंक ये इसका मतलब सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया कुंदन, बहुत बढ़िया। ज्ञान का भंडार है हमारी कक्षा में। तो सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा आयुर्वेद का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और जहां तक मेरा अनुभव है, इन नोट्स से बाहर आने की संभावना ना के बराबर है। तो आप खाली इन नोट्स को पढ़िए जो मैंने लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे इस टॉपिक से। तो आपके एग्जाम के लिए नोट्स बहुत हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बांटिए, सबका भला होने दीजिए। तो अब किसी का कोई विशेष डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर मैं अपनी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले मैं टेस्ट बताऊं, आप कब दोगे आयुर्वेद का? कंप्लीट हो गया आयुर्वेद, कब टेस्ट दोगे? आज हो गया है ट्यूसडे। बताओ, 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए क्या आपको? माइक खोल के सैटरडे बता कर दो। सकते हैं क्या? सैटरडे कर सकते हैं क्या? सैटरडे संडे आई थिंक देख लीजिए। सैटरडे संडे कर दीजिए। संडे को, संडे को ओके। संडे को मैं आप सबका आयुर्वेद का टेस्ट लूंगा, सभी लोग जबरदस्त तैयारी में आएंगे, ठीक है। 90 पेज का मेरा पीडीएफ है, ये आप पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो कोई भी मुझे कभी भी मैसेज डाल सकता है, हर किसी को मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर किसी को किसी भी तरीके की समस्या होती है, ना कि आयुर्वेद बल्कि कोई भी टॉपिक हो, आप बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हो, प्रणव जी को शेयर कर सकते हो, हमारे किसी भी टीचर को आप शेयर कर सकते हो, सत्येंद्र जी को कर सकते हो। सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। जी बताइए। सर मेरा ना बीच में लेफ्ट हो गया था, तो एक मतलब मैं आपकी पीडीएफ ही देखने लग गई थी, नेटवर्क चला गया था। तो सर वहाँ पे बताया था कि जो विसर्ग काल और आदान काल है, तो आपने बताया था कि विसर्ग काल का अंत और सॉरी आदान काल का अंत और विसर्ग काल का अंत होता है
तो शायद शरीर का बल बढ़ता है। फिर दूसरी लाइन में लिखा था विसर्ग काल का अंत और आदान काल का अंत होता है तो शारीरिक बल कम होता है। तो वो जी मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो आप लेफ्ट हो गई। मत समझो, आप ऋतु को समझ जाओ। ऋतु को समझ आया आपको? जी सर, मैं बहुत देर तक लेफ्ट थी, फिर रुक जाओ। फिर मैं शीतकाल से ऋतु आई। समझ आई ना कि आपकी हेमंत और शिशिर में शरीर का बल सबसे ज्यादा होता है, ये समझ आया? जी सर। अब हेमंत ऋतु किस में होती है? विसर्ग काल में होती है। और शिशिर जी ऋतु सर। किस में होती है? आदान काल में होती है। जी तो विसर्ग और आदान काल का मिलन हो रहा है, मतलब कि दोनों ऋतुओं का मिलन हो रहा है। तो दोनों ऋतु में पहले ही बल श्रेष्ठ है, तो मतलब कि शरीर का बल दोनों में उत्तम रहेगा। समझा? अब इसका उल्टा लेते हैं कि आदान काल और विसर्ग काल का मिलन। आदान काल में कौन कौन सी ऋतु आती है? शिशिर, इसमें वसंत शिशिर, और वसंत, ग्रीष्म। ग्रीष्म, और जो विसर्ग काल में कौन कौन सी ऋतु आती है? वर्षा, वर्षा, शरद, शरद, हेमंत। वर्षा, शरद और हेमंत। तो इसमें कौन सी मिलन होगी? इसमें होगा ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का मिलन हो रहा है ना, आदान और विसर्ग काल में। जी आधार काल का अंत और विसर्ग काल का प्रारंभ। तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का प्रारंभ मिलन है। और इन दोनों ऋतु में पहले से ही बल कम होता है, तो इसलिए इनमें बल न्यून होता है। समझ आया? तो ये सर मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आदान काल का शुरुआत होता है और विसर्ग काल का अंत होता है तब शारीरिक बल बढ़ता है, और जब विसर्ग काल का शुरुआत होता है और आदान काल का अंत होता है तो शारीरिक बल कम होता है। कैसे आप समझ सकते हो? मैंने जी ऋतु वाला कंसेप्ट ज्यादा बेस्ट रहेगा और ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी वो चीज, उस तरीके से आप याद करो। ओके। ओके, तो क्वेश्चनिंग करूं? आज की आपको नीड लगती है क्वेश्चनिंग की? बताइए। माइक खोल आप के जैसा बताइए। कहें, आप कुछ जैसा क्वेश्चन कहें। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। हमारे प्रणव जी भी देखो आधे घंटे से कॉल पे जुड़े हुए हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं सुन के। तो आप ये कीजिए, मौज कीजिए, हम एक साथ टेस्ट लेंगे। मेरे तरफ से पूरा हो गया इसका। कभी आपको बता दूंगा या फिर शांति पाठन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्लास रहा है और कुछ मेरी गलतियां रही कि मैं नहीं आया क्लास में। कोई बात नहीं, लेकिन आप इनडायरेक्टली रहे क्लास नोट्स में। बनाना था थोड़ा सा और क्लास लेना था, इसलिए मैं थोड़ा आ नहीं पाया उधर बीच में। कोई बात नहीं प्रणव जी, कोई बात नहीं। बट आपका नोट्स है उसको मैं प्रिपेयर करूंगा। ओके जी, ओके प्रणव जी, हम करते हैं बात, अभी मैं क्लास में हूँ थोड़ा। ओके प्रणव जी, बाय। राहुल जी मुझे एक हाँ चीज जी, किसी को पूछनी कुछ? थी। हाँ जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि गर्मी में गर्म पानी पी जी सकते हैं? बताइए। अरे जी, नहीं, कहते हैं ना कई जिम वाले कि आप वो ही फिर गर्म। आपने उल्टी बात कर। अरे भैया, वजन भी हर चीज नहीं होती है। मानते हैं कि वो लोग वजन कम करने के चक्कर में ऐसी चीजें कहते हैं, लेकिन बॉडी की क्या हालत होगी समझ सकते हो आप? जी छाले जी, पड़ इसलिए जाएंगे मैंने। बॉडी में। हाँ जी, तो मतलब। गर्मी में सामान्य पानी ही पीना चाहिए। ओके राहुल जी, थैंक यू। हाँ जी। और जी किसी को कुछ कहना है? तो आज का कंप्लीट हो गया। तो राधिका जी शांति पाठ कर रही है। और थोड़ा अनुभव बताइए राधिका जी, कैसा लग रहा है आपको? आपको आयुर्वेद कंप्लीट हो गया? अच्छा भैया, मैं पढ़ लूंगी पूरा संडे तक। अरे वाह, बहुत सारा अच्छा। चैट जाओगे हैं? बहुत बढ़िया।